Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman Aryan and today we are going to see lecture 14 in our CSAT practice series initiative for your attempt of civil services examination in 23 and 24. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देने वाले हैं 23 या 24 में तो आपको पता है स्टेज 1 जो है एग्ज़ाम का दैट कंप्राइजेज ऑफ 2 पेपर्स. द सेकेंड पेपर इज CSAT जिसको हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं. इसमें आपको 33.33% मार्क्स जो है वो लेके आना है, 67 नंबर आउट ऑफ 200 नंबर टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम. अब यहाँ पर बात जो आती है इस एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो है वो टेस्ट होता है आपका. क्वेश्चंस जो है आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छे हो गए हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, तो हम लोग भी अपना प्रिपरेशन का क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं. जो इसमें अभी तक हमने 13 लेक्चर्स देखा है उसमें हमने बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि CSAT के लेवल से थोड़े से ऊपर हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं. क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जैक्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जो है आप थोड़े से कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि आप फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे. ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग अगेन जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं थ्रू अ क्विक क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपने पढ़ा है हमारे इस इनिशिएटिव के थ्रू, अगर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो एक अरेंजमेंट पे बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके MBA एंट्रेंस एग्जाम में शायद कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ये. तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो है कंसेप्ट रिवाइज होगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है. यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरह से जो है यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है जो आपने पढ़ा है. ठीक है, इसे हम क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको काफ़ी आराम से पढ़िए, पहले एनालाइज करिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है 4 couples आर टू बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल सच दैट ईच कपल्स सिट्स टुगेदर. ठीक है, मतलब दो जो कपल हैं वो साथ में बैठेंगे. In how many ways they can sit such that the 2 males sit to the right of their female partners and the other 2 males sit to the left of their female partners. ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट, बस उस पर जो है आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आपने अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है वीडियो पॉज करके तो अब हम लोग इसका देखते हैं आंसर, या पहले सॉल्यूशन देखते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 4 couples आर टू बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल सच दैट ईच कपल सिट्स टुगेदर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर परमुटेशन के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है और हमने ऑलरेडी जब CSAT 2022 का प्रिपरेशन किया था तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन देखा था सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड. आपको अभी इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने का कोशिश करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एक सर्कुलर टेबल है. ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक टेबल है. यहाँ पर आपके पास 4 चेयर्स है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, आपके पास पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है एंड पर्सन 4 है. ठीक है, 4 लोग हैं आपके पास और यहाँ पर 4 सीट है. अगर ये चारों सोच रहे हैं कि इस टेबल पे बैठेंगे लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे बैठेंगे, और अगर बैठते हैं तो कितने डिफरेंट वेज से जो है ये इस टेबल पे सीटेड हो सकते हैं. ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सिंपली 4 प्लेसेस है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली करते हैं अगर आपको कोई 4 प्लेस है, जैसे हमने लेटर का अरेंजमेंट सीखा था, अगर आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है और आपके पास 4 लेटर हैं तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाता था, 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पे बोलिए कि इसका जो अरेंजमेंट है वो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 पर्सन है और 4 जगह है तो आप जो है 4 फैक्टोरियल बोल देगा. लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आप बिल्कुल उस सिचुएशन को इमेजिन करिए कि ये चारों पर्सन हैं और सामने में टेबल रखा हुआ है. अब ये पर्सन जो है आपस में बात कर रहे हैं कि हम उस सीट पे बैठ जाते हैं या उस सीट पे बैठ जाते हैं. वो बोल रहा है कि तुम जाके उस सीट पे बैठ जाओ. तो यहाँ पर क्या आप पहले से डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि कौन सा चेयर कौन सा है, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे जो सीट्स हैं और जो टेबल है वो एक सिमेट्रिकल है, तो सारे सीट्स जो हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे दिख रहे हैं.
ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए ऐसा 4 चेयर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये है कि ये सबसे लेफ्ट मोस्ट, अगर आपका सबसे चेयर है जिधर से भी आप देख रहे हैं, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, ये एंड का चेयर है ये दो, और ये दो जो है मिडिल चेयर है। तो हम चेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कल है, सर्कुलर टेबल है, सारे चेयर्स आइडेंटिकल हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है आप नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा चेयर पे हम जाके बैठे, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर से कोई भी एक पर्सन जाके किसी चेयर पे अगर मान लीजिए बैठ जाए, ठीक है, किसी भी चेयर पे बैठ जाए, तो अब क्या है कि अब ये मान के चलिए अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठता है, कौन सा पर्सन बैठा है वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, अगर कोई भी पर्सन बैठता है, अब जो है यहाँ पर आपके जितने भी चेयर्स हैं वो डिफरेंशिएट हो गए। कैसे? ये पर्सन यहाँ पर बैठा, तो अब पर्सन अगर सोचिए कि टेबल की तरफ फेस कर रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड में ये वाला चेयर है, उसके राइट साइड में, मतलब एक पोजीशन के जस्ट बाद राइट साइड, एक पोजीशन जस्ट बाद लेफ्ट साइड, और जस्ट ऑपोजिट एक चेयर है। तो अब देख रहे हैं कि ये तीनों चेयर जो है वो अलग अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये तीनों चेयर्स डिफरेंट हैं। तो अब आपके पास 3 पर्सन है, वो जाके बैठ सकते हैं 3 डिफरेंट चेयर्स पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन अगर आपको ऐसे ही 4, तो अब बताइए जैसे अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन जाके बैठ गया, तो अब आपके पास 3 पर्सन बचे हैं और 3 प्लेसेस हैं, 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो उसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? सिंपली 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि आपको कुछ भी चीज़ को अगर सर्कुलरली अलाइन करना है या अरेंज करना है, तो उस केस में जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं, पर्सन्स हैं, ठीक है, आइटम्स जितने भी हैं, उससे एक कम टाइम्स फैक्टोरियल जो है वो पॉसिबल अरेंजमेंट होगा। यानी अगर हम बोले n है, n पर्सन्स को आपको अरेंज करना है अराउंड n चेयर्स ऑफ अ सर्कुलर टेबल, तो उस केस में कितना पॉसिबल अरेंजमेंट्स होगा? n-1 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 4 था, तो पहला एक बैठ गया, तो अब जो है मेरा चेयर्स डिफरेंशिएट हो गया, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ? 3 फैक्टोरियल, यानी 6 वेज से, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ को सर्कल में अरेंज करना है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर दिया हुआ है 4 कपल्स आर टू बी सीटेड इन अ पर्टिकुलर इन अ सर्कुलर टेबल सच दैट ईच कपल सिट्स टुगेदर, ठीक है। यहां पर क्या है कि कपल्स जो है वो साथ में बैठते हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट सच दैट 2 मेल्स सिट टू द राइट ऑफ देयर फीमेल पार्टनर्स एंड दी 2 अदर मेल्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ देयर फीमेल पार्टनर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 4 कपल्स हैं, तो सबसे पहले कपल डिफाइन कर लेते हैं। तो एक कपल में क्या होता है? चलिए हम लोग मानते हैं एक मेल 1 है, फीमेल 1 है, ठीक है। मेल 2 है, फीमेल 2 है, मेल 3 है, फीमेल 3 है, और मेल 4 है, फीमेल 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये कपल्स हो गए, ये 4 डिफरेंट कपल्स हो गए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगेन, यहाँ पर टेबल जो है ये साथ में ऐसे बैठेंगे, मतलब सोचिए अगर 4 प्लेसेस हैं, ठीक है, तो ये कपल्स कुछ ऐसे बैठने वाले हैं, 4 प्लेसेस हैं, ठीक है, क्योंकि 4 कपल हैं। अब यहाँ पर क्या होना है कि 2 कपल में ऐसे 2 कपल ऐसे होने चाहिए जिसमें मेल जो है वो राइट साइड में बैठे फीमेल के, ठीक है, राइट साइड में। तो कोई भी हो सकता है। अब इसमें से आपको चुनना है, आपके पास 4 कपल्स हैं, ठीक है, आपके पास 4 कपल्स हैं, तो आपको पहले चुनना पड़ेगा इसमें से कि कौन से वो 2 कपल होंगे जिसमें मेल जो है वो राइट हैंड साइड पे बैठेगा। तो ये आप कैसे चूज करेंगे? आपके पास 4 कपल है और आपको 2 वैसा कपल चूज करना है, तो वो हो गया 4C 2 वेज, ठीक है। अब डेफिनेटली आपने जब 2 को चुन लिया, तो जो 2 बचेंगे उसमें क्या होगा कि आपका जो मेल होगा उसको लेफ्ट साइड बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही होगा, यानी पॉसिबल सिलेक्शंस जो होगा, जो वो 2 कपल जिसमें मेल जो है वो राइट हैंड साइड बैठेंगे, वो किस तरह से आप चूज करेंगे? 4C2, ठीक है। ये है आपका डिफरेंट वेज ऑफ चूजिंग। सबसे पहले आपने चूज किया, अब क्या है कि यही चारों कपल को यहां पर अरेंज करना है। तो अरेंज करना है तो यहां पर क्या हो गया? सिंपल एग्जांपल ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। जैसे अभी हमने 4 पर्सन्स को अरेंज किया, तो यहां पर 4 कपल्स हैं, 4 आपका जो है बोल सकते हैं सीट्स है, ठीक है। टोटल 8 सीट्स हो गए, लेकिन क्योंकि अगल बगल बैठ रहे हैं तो टोटल आपके यहां पर मान सकते हैं कि आप 4 सीट्स है। और ऐसे कोई 2 कपल होंगे जिसको आप, मतलब जिसमें मेल जो है वो राइट हैंड साइड बैठेगा, उसको आप कितने तरीके से चूज करेंगे? 4C2 और इनटू कर देंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, जो कि क्या है? n-1 फैक्टोरियल। तो 4-1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4C2 का वैल्यू कितना होता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 इंटू 3 और एक 2 फैक्टोरियल कट गया, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, और इंटू आपका 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 3 9 4 36, तो यानी सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था,
इस तरह का क्वेश्चन आपसे सर्कुलर परमुटेशन पे पूछा जा सकता था। इसमें बस आपको क्या करना था, इसमें आपको पहले सिलेक्शन करना था, क्योंकि आपको दो कपल चुनना है जो कि जिसमें मेल जो है वो राइट हैंड साइड बैठेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे चूज करना, अगर ये चूज नहीं करना रहता तो सिंपली बस आपको बोला जाता कि कितने वेज में आप कपल्स बैठ सकते हैं। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता तो सिंपली आप n-1 फैक्टोरियल करते यानी 3 फैक्टोरियल, तो आपका 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकता था कपल का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक छोटा सा बस एक क्वेश्चन था कि आप रिविजिट करें अपना जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है, कितना आपको याद है और कितना आप अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप जो है CSAT प्रैक्टिस सीरीज़ में पता है, आप जाके देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन हमने बहुत अच्छे से करा है जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। इवन जो CSAT 2022 है वहाँ पर भी हमने इसको बहुत बार पढ़ा है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं जिस चीज़ के लिए आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। इस कॉम्प्रिहेंशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो आपको दिया हुआ है, और ये जो है रीसेंट ईयर्स में पूछा हुआ कॉम्प्रिहेंशन है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कौन से, अगेन जो हमने एक लेक्चर किया था कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें हमने कुछ बेसिक रूल्स को जो है जो देखा था कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से पहले, कि आपको सबसे पहले क्या है कि जो वैसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिसमें ब्रॉडर, जिसका पर्सपेक्टिव थोड़ा वो इनकम्पासिंग हो, जो भी पैसेज बोलना चाह रहा है वो पूरी तरह से वो ऑप्शन कवर कर रहा हो। दूसरा क्या होता है कि वंस कि आप जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके दिमाग में एक इमेज बनता है और आपको लगता है कि ये आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चांस में आपको लगता है पढ़ने के बाद, तो बहुत मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो ऑप्शन आपका सही हो, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइम क्या होता है कि आप कुछ सेकंड गेस करके उसको अपने ऑप्शन को गलत कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये सब कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, और जितने ज़्यादा आप पैसेज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन वेन एवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुली इंजॉय इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। Again, this is for the obvious reason that the return on education increases as the level of economic freedom rises, ठीक है। When people thanks to lower tax rates are allowed to retain most of the higher income that they gain from each incremental level of education, it makes eminent sense to invest in education, ठीक है। On the other hand, when the government decides to tax the higher income of educated individuals at even higher rates, it makes very little sense to invest in educating oneself further. The same incentive apply to parents who decide on whether to invest in their children's education, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ के एक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको इंसेंटिव मिलता है, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ते चले जाते हैं उससे ज़्यादा आपका इनकम रेज होता है, और अगर आपको रिलेटिवली टैक्सर अगर लोअर टैक्स पे करना रहता है तो आपको क्या होता है कि आपका पढ़ने का इच्छा बढ़ता है, क्योंकि आपको उसका मॉनेटरी वैल्यू आपको लगता है कि नहीं मुझे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वंस अगर गवर्नमेंट ऐसा करे, सोचे कि अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, और अगर हायर टैक्स रेट्स बढ़ाते जाए, तो फिर आपको लगता है कि पढ़ने का क्या फ़ायदा, क्योंकि सारा पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको इस पैसेज से लग रहा है। बाकी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे। Which references to the above passage the following assumptions have been made, ठीक है। पहला क्या है, लोअर टैक्स रेट्स इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट्स इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। देखिए अब जो है यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे, पहले अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर पैसेज में सही है नहीं है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। पहले तीसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है, ठीक है, आप इजीली अपने पोटेंशियल के अनुसार कमा सकते हैं, तो आपको क्या होता है कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता है कि आपका जो है ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा पूरे कंट्री में, ठीक है। इस पैसेज में पूरी जगह ये दिया हुआ है कि पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन व्हेन एवर दे आर ग्रांटेड इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ पे ही दिया हुआ है, टू फुली इंजॉय इट्स बेनिफिट। अगर आपने जो पढ़ा है, आपने जो हासिल किया है, उसके अनुसार अगर आपको
जो है आपकी अर्निंग होती है और आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है, तो आप जो है फिर लोग सोचेंगे कि नहीं, एजुकेशन से जो होता है डेफिनेटली एक लेवल ऑफ फ्रीडम मिलता है, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है और एक आप अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है और यही आप देखेंगे थर्ड में दिया हुआ है, इकोनॉमिक फ्रीडम हैज़ अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। पहला क्या था, देखिए, लोअर टैक्स रेट्स इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट्स इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों नहीं सही होगा, यहाँ डेफिनेटली लोअर टैक्स रेट का बात हो रहा है कि अगर आप जो है अगर लेजिटिमेटली अगर आप टैक्स जो है चार्ज कर रहे हैं और ठीक ठाक अगर आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से जस्टिफाइड टैक्स अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्सेशन करने लगते हैं तो उस केस में इंसेंटिव्स कम हो जाता है ज़्यादा पढ़ने का, ये बोला जा रहा है। लेकिन ये कहीं नहीं बोला जा रहा है कि अगर आप टैक्स किसी भी कंट्री में आप लो कर देंगे तो उस कंट्री में जो है वो ट्रांसलेट कर जाएगा इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, इसको आप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये गलत डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लोअर टैक्स रेट से जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो इसमें हो जाए। हाँ, लेकिन अगर हायर टैक्स रेट रहता है तो उससे जो है वो थोड़े से लोग जो है डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ के करेंगे क्या जब हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाता है। तो अगर आपका 1 गलत हो रहा है तो आपका जो ऑप्शन डी तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और बाकी कोई ऑप्शन से इसमें सूट करेगा नहीं, तो एक ही मात्र आपका ऑप्शन सही होता है, दैट इज ऑप्शन सी 3 ओनली, कि इकोनॉमिक फ्रीडम हैज़ अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये सिर्फ बोल रहा है कि अगर हम, मतलब ये बोल रहा है कि ये सत्य वचन है कि लोअर टैक्स रेट होगा अगर किसी कंट्री में तो इट विल इनवेरिएबली ट्रांसलेट, मतलब वो इसमें ट्रांसलेट हो जाएगा कि उसमें ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होगा हायर एजुकेशन में। ठीक है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये पैसेज, ये एक मैसेज कन्वे नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Our urban bodies cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place. ठीक है, water delivery requires heavy investment in collecting it from a natural source, treating it to make it potable, and laying a distribution network of pipes for delivery to the users. It also requires investment in sewerage infrastructure and sewage treatment plant so that sewers can carry the wastewater to these plants to ensure no untreated sewage is discharged back into natural water bodies. If our cities were rich enough to meet the entire cost, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बोल रहा है, if our cities were rich enough to meet the entire cost, water would be delivered free. They are not. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। What is the most logical and crucial message conveyed by the passage? अब आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि इसमें बता रहा है कि वाटर, आपको साफ पानी घर तक पहुंचाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, सबसे पहले अगर उसको, मतलब अगर वाटर का ट्रीटमेंट करना है फिर पाइप के थ्रू आपके यहाँ पहुँचता है तो उसमें जो है वो काफ़ी, आप बोल सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, फंड्स लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, इसी वजह से जो है अगर ऐसा नहीं लगता होता और अगर हमारा जो है सिटीज़, अगर हमारे जो शहर हैं उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता तो हमारे पास जो है पानी फ्री में आता, लेकिन वो नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, What is the most logical and crucial message conveyed by the passage? फर्स्ट क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। ठीक है, चलिए एक जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे, पहले क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट एनफ टू मीट दी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर सिटीज़। ये स्टेटमेंट भी जो है आपका सही है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों लग रहा है प्रोबेबल। पहले आगे तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सारे स्टेटमेंट्स को पहले आप ढंग से पढ़िए। ठीक है, वाटर शॉर्टेज इन आर सिटीज इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व। अगेन दिस इज अ नेगेटिवली वर्ड स्टेटमेंट, और इस तरह के स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि कभी ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये जो है पैसेज ये बात नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस को आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं उसको आप कर दीजिए। अब यहाँ पे डी क्या है, In view of water crisis in our cities, there is an urgent need to limit the population of cities by adopting an upper limit of population size. This is a ये statement सही है कि population size आपको limit करना है, लेकिन इस पैसेज में इसके बारे में, खास करके population के बारे में जो है वो डिस्कशन नहीं है, और ये ऑफ द टॉपिक एक आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको भी आप इजिली नेगेट कर सकते हैं। अब आपके पास बचता है ए एंड बी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पे दिया है
अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि सिटीज़ के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और पानी पहुँचाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो एक ही चीज़ से पैसा आ सकता है, वो क्या है आपका, कि यूज़र से जो है हम उसका चार्ज लें पानी पहुंचाने का, और एक हम सस्टेनेबल सिस्टम बना दें कि हाँ चलिए अब जो है फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाएगा आपका अर्बन लोकल बॉडीज़, क्योंकि उसको पैसा मिलने लगेगा लोगों से और जो है वो साफ़ पानी घर तक पहुंचा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहा है, सबसे ज़्यादा इनकम्पासिंग है और जो है मैसेज ढंग से कन्वे कर रहा है। दूसरा क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट एनफ टू मीट दी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर सिटीज़। अगेन ये स्टेटमेंट भी जो है बहुत एक्सट्रीम चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है आर अर्बन लोकल बॉडीज कैनॉट पॉसिबली एंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आर सिटीज़। मतलब सस्टेनेबल डिलीवर अभी और फ्यूचर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हैवी फाइनेंसिंग का ज़रूरत है। अनलेस अगर उनको फाइनेंसेस मिल जाता है तो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, या दे आर कैपेबल ऑफ बोल सकते हैं आप पानी पहुंचाने में जो है दे आर कैपेबल। तो ये सेंटेंस जो है, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट एनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर सिटीज, ये स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिवली वर्डेड है, ठीक है। और जो है आप बोल सकते हैं थोड़ा सा इम्प्रॉपर लग रहा है। अगेन एग्जाम के सिचुएशन में आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट जो है आपका पूरी तरह से मैसेज को कन्वे कर रहा है, पूरे जो है पैसेज का अगर आप बोल सकते हैं कोर आइडिया, इन्फरेंस, ठीक है, इस तरह के या क्रूशियल मैसेज जो कन्वे कर रहा है, वो जो है आपका लग रहा है ऑप्शन है। अगेन दिस विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि उस समय एग्जाम में यहाँ पर आप ढूंढ लीजिएगा जिसकी वजह से आप इस ऑप्शन को जो है एकदम आप बोल दिया कि ये सही है या एकदम गलत है, ठीक है। चांसेस रहेगा अगेन ए और बी में, यहाँ तक आपका 50% चांसेस रहेगा, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करने के बाद लगेगा कि नहीं यही वाला ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल एवर मेक, ठीक है, एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव दैट डिसीजन द इंपॉर्टेंस इट डिजर्व्स। ये जो है आपके CSAT 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रीसेंट ईयर्स में ही क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को हमने लिया है। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या दिया, वी आर एडमेंट अबाउट सीकिंग predictability without our seeking predictability with our future. We tend to think of investing in risky asset as extremely volatile and value eroding. मतलब हम जो है रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने को क्या मानते हैं, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और वैल्यू एरोडिंग, ठीक है। वी ऑल्सो डिसलाइक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वी थिंक our money is best left idle, unproductive but safe, ठीक है। There is no asset that is risk free. We could lose our jobs, our homes can lose value, our banks can go bankrupt, our bonds can default, the government can collapse, and companies we choose fondly may cease to exist, ठीक है। But we cannot live life assuming that all these extreme events are waiting to happen and all at the same time. All these extreme form of risks we know will not manifest at the same time, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इंप्लाइज द सजेशन गिवन बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। अब ये जो पैसेज है हमने लिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज है, भले पैसेज आपका सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में जो है आपके ऑप्शंस जो हैं आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, ठीक है। ये जो इसमें ये जो पैसेज था ये CSAT 2020 में आया था, और इसमें दो ऑप्शंस जो हैं वो आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, और लगेगा कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों ने जो है जो भी सही ऑप्शन मार्क किया और कुछ ने गलत। तो अब जो UPSC ने जो आंसर दिया है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि पैसेजेस में किसी आपको एटलीस्ट मान सकते हैं 4 to 5 पैसेज ऐसे होंगे जिसमें आपको कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स होंगे। आपको जो लग रहा होगा सही वो UPSC को गलत लगेगा, या कभी कभी आपको जो लग रहा है सही वो UPSC को भी सही लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए, लेकिन हम लोग जितना मैक्सिमम कोशिश होगा उस तरीके से सोचने का कोशिश करेंगे जिस तरह से UPSC चाहता है कि हम सोचें, ठीक है। चलिए, और ये आप कैसे देख सकते हैं, थ्रू देयर आंसर्स। अगर आप आंसर देखें और आंसर की के थ्रू प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पास अगर आप प्रैक्टिस करें, तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि UPSC जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इंप्लाइज द सजेशन गिवन बिलो बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट
योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज। यहीं पर ये बात हो रहा है कि एसेट एलोकेशन का ही बात हो रहा है। तो कोर मैसेज जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल दे रहा है कि हमें जो अपना वेल्थ है उसको आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट। डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट मतलब कुछ आप शेयर्स में लगाइए, कुछ आप बॉन्ड्स में लगाइए, कुछ आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए। तो यही जो है ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, सो दैट आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। यही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसेट एलोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अब क्या है दूसरा, risk taking behavior should be a necessary component of your personality if you want to generate wealth। again this is a right statement, ठीक है, लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऐसा अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको रिस्क टेकिंग बिहेवियर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये पैसेज में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है इस पैसेज में ये है कि आपको कुछ रिस्क लेना चाहिए, आपको अपना कुछ पार्ट ऑफ वेल्थ जो है वो रिस्की एसेट्स में भी लगाना चाहिए जो ज़्यादा रिटर्न दे, ना कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखिए या बॉन्ड्स में आप जो है डालिए, ये बोल रहा है। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सेंटेंस जो है वो किसी तरह से कोर मैसेज ऑफ पैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर रहा है, ठीक है। सी क्या है, वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड अ ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वुड मैनेज योर वेल्थ फॉर यू, ठीक है। अगेन ये भी ऑफ टॉपिक स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो है एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको खुद जो है डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, अपना एसेट का एलोकेशन को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं हो रहा है, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि अभी इसको हम इस ऑप्शन को आप बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। डी क्या है, यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। ये जो है देखिए यहाँ पर ये बात हो रहा है कि जो ऑथर बोलना चाह रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क फ्री नहीं है। इवन अगर आपका पैसा जो है वो बैंक में भी है तो चांसेस है कि बैंक रन हो जाए, ठीक है। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हो सकता है कंपनी सीज हो जाए, तो ये एक ओवरऑल रिस्की बिजनेस है। ये बहुत ही प्रोबेबल लग रहा है ये आंसर, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर जो यूपीएससी ने दिया था वो दिया था डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही होना चाहिए प्रोबेबली इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है, जो अगर आप बोलेंगे स्टार्ट ही हो रहा है पैसेज का, वो क्या है, एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल एवर मेक, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करिए, ठीक है, डिफरेंट एसेट्स में डालिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मतलब क्योंकि बॉन्ड्स या जैसे यहाँ पर बात हो रहा है ना कि कुछ रिस्की एसेट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और वैल्यू इरोडिंग होते हैं, तो उसमें आपने मान लिया है कि वो वैल्यू इरोडिंग है, वॉलेटाइल है, तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या बोला है कि नहीं, आप सब में कुछ कंपोनेंट्स जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर डालिए ताकि आपका जो है वो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये जो है स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। अगेन दिस इज प्योरली बेस्ड वहाँ पर है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली जो आपको हर साल मिलेंगे जहाँ पर आपको दोनों जो है आपको बोल सकते हैं ऑप्शंस एग्जाम टाइम में कन्विंसिंग लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जैसे अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा नहीं कि ये वाला चलिए ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं नैरो है, ठीक है, ये नैरो है। ये बोल रहा है क्या कि यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। ये तो बात है, ये बात है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रिस्की तो है ही, ये तो बात एकदम इम्प्लाइड है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो अच्छे से कन्वे कर रहा है कि बोल रहा है कि जो आप रिस्की एसेट में भी इन्वेस्ट करिए और जो सेफ एसेट्स हैं जैसे कि बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट या बैंक में भी पैसा छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर तरीका से जो है आप इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, रिस्क मिनिमाइज होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Many people understand the connection between solid waste management and health in terms of consequences of unattended heaps of dry garbage which become home for flies, ठीक है, and other vermin. However, there is another aspect that is not well understood, that is what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drain which are meant to carry storm water during rains. The result is choked drains which are full of stagnant water breeding mosquitoes resulting in the spread of waterborne diseases, ठीक है। ये काफ़ी साइंटिफिक पैसेज है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज है, तो क्वेश्चन जो है वो इजीली बनना चाहिए। चलिए देखते हैं। In the context of India, which one of the following statements best reflects the critical message of the passage, ठीक है। ये है आपके CSAT 2020 का क्वेश्चन है, अगेन रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क आर नॉट सेपरेट फ्रॉम सीवेज
सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर। दिस इज गुड, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या क्रिटिकल मैसेज, यहाँ पे बात हो रहा है क्रिटिकल मैसेज बता रहा है क्या कि ये जो पैसेज बोलना चाह रहा है, ये तो फैक्ट है कि ये हमारे यहाँ जो ड्रेनेज नेटवर्क है वो डेफिनेटली जो है वो सेपरेट नहीं है, जो सीवरेज है और स्टॉर्म वाटर है दोनों एक ही में। इसी कारण जो हम लोग है रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ढंग तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसी में हमारा जो है डंप जो सीवेज है वो भी उसी के थ्रू चला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन दिस इज अ वेरी ऑफ टॉपिक स्टेटमेंट, ये तो आपको डायरेक्टली आप इसको रूल आउट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली नहीं हो, ये कहीं पे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारे चीज़ को साइंटिफिक बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव और पावर शेयरिंग इस तरह का कोई बात नहीं हुआ है, तो इसी कारण जो है आप ऑप्शन बी को डायरेक्टली जो है नेगेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विथ मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवरेज नेटवर्क। दिस इज द मोस्ट कन्विंसिंग सेंटेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी का बात हो रहा है कि इसमें बोला जा रहा है क्या कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मेनी पीपल अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनअटेंडेड हीप्स ऑफ ड्राई गार्बेज विच बिकम्स होम फॉर फ्लाइज। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, अगर वो कहीं पर रखा हुआ है, जैसे दिल्ली में भी आपको पता है कितना बड़ा हीप है सॉलिड वेस्ट का, तो वो हमारे नज़र में आ जाता है और वो हमें पता चलता है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर आर मतलब कम्युनिटी एंड नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, उससे हमें जो है बीमारी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत जागरूकता नहीं है कि अगर इसको हम लोग गलत तरीके से डिस्पोज ऑफ करें और अगर हमारे ड्रेन्स में चले जाए और ड्रेन्स में जाके ये चोक हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये वहाँ पर भी फ्लाइज लगेंगे, प्लस आपको दूसरा क्या होगा, क्योंकि वही पानी हम जो है वापस उसको जो है आप बोल सकते हैं प्यूरिफाई करके पीते हैं, तो इट विल बी अनदर रीज़न फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं कि बस वो जो कचरा दिख रहा है तो लगता है कि यही प्रॉब्लम है, लेकिन जो पानी में चला जाएगा वो हमें जो तंग करेगा वो उनको नहीं पता चलता। तो ये चीज़ जो है ये बताना चाह रहा है। अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है क्या, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज नेटवर्क। यही तो मेन इशू है कि आपका जो है जो आपका स्टॉर्म वाटर होता है और जो आप बोल सकते हैं जो सीवरेज नेटवर्क है, इसको सेपरेट करना है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी जो है वो ध्यान में रखना है कि उसको ढंग से मैनेज करें, ना कि बस हम लोग जो है वो उसको पानी में छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी बैड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज सिस्टम बाय आवर म्यूनिसिपैलिटीज इज द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस। ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस का बात हो रहा है। अगेन ये जो है ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस पैसेज में जो है ये आप बोल सकते हैं ये बात नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात नहीं हो रहा है उसका, यहाँ पे बात हो रहा है कि जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो गलत तरीके से होता है और सीवर में जाके जो है वहाँ पर वो कुछ डिजीजेस कॉज कर सकता है। तो इसी कारण आपका ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है। अगेन यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं सी डी जो है वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं एग्जाम सिचुएशन में, लेकिन अगेन विथ प्रैक्टिस यू विल नो कि यही लग रहा है। नहीं, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ये जस्ट बिकॉज ये आपने आंसर देख लिया है ऐसा नहीं है, इस तरह से आप नहीं सोचिए, ये आप पढ़ने का कोशिश करिए। इसका एक ही ऑप्शन देखिए, आपको अगेन जो है पैसेज के साथ यही बात होता है कि आपको कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं है, कोई भी टेक्निक नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। वंस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पैसेजेस पढ़िए, अगेन एडिटोरियल्स पढ़िए, तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि नहीं, आपको एक फीलिंग आएगा कि नहीं सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही लग रहा है। और ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस को सही किया जाता है। ठीक है, अब आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पैसेज को डाइसेक्ट करने लगेंगे, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं है, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं है, तो फिर आप जो है कंफ्यूज कर जाएंगे और उसी केस में लोग जो है वो गलत ऑप्शन मार्क करके आते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका है कि नंबर ऑफ पैसेजेस आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और साथ में कुछ अच्छे क्वालिटी एडिटोरियल्स पढ़िए, जिससे आपको जो है कोर मैसेज ऑफ जो भी चीज़ आप पढ़ें वो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, तो इसी तरह के जो पैसेजेस हैं हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे कुछ इंटरवल्स पे। मेन फोकस आपको पता है विल बी ऑन क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग। पैसेज क्या है, क्योंकि इसमें अब हमने कहा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स ले सकते हैं, PYQs लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका धीरे धीरे जो है आप देखेंगे खुद ब खुद की ये इंप्रूव करता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वांट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सारा कंसेप्ट ऑफ एवरेज जो है आपका चेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।